नमस्कार। देश दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पाकिस्तान में शुक्रवार को विमान हादसे में 97 लोगों की मौत हो गई और 2 यात्री चमत्कारिक रूप से बच गए। गौरतलब है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक यात्री विमान शुक्रवार को यहां जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अधिकारियों ने बताया कि विमान लाहौर से आ रहा था और कराची उतरने ही 1 मिनट पहले मालीर में मॉडल कॉलोनी के निकट जिन्ना गार्डन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पाक मीडिया के मुताबिक 97 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 2 लोग बच गए हैं। वहीं सिंध की स्वास्थ्य मंत्री के मीडिया संयोजक मीरान यूसुफ ने बताया कि घायलों में ज्यादातर महिलाएं हैं, क्योंकि जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो वह शुक्रवार की नमाज का वक्त था। पश्चिमी मैक्सिको की एक जेल में कैदियों ने बंदूकों से एक दूसरे पर हमला किया और मारपीट भी की, जिसके कारण 7 कैदियों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। जलिस्को राज्य प्राधिकारियों ने ग्रांडे जेल परिसर में हुई इस घटना को दंगों के बजाय कैदियों के बीच लड़ाई करार दिया। जेल के निदेशक जोन्स एंटोनियो परेज ने कहा कि जेल में कोई दंगा नहीं हुआ। अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि कैदियों ने जिन 2 बंदूकों से एक दूसरे पर हमला किया वे उनके पास कहां से आई। परेज ने कहा कि कैदियों के समूह ने उन अन्य कैदियों पर हमला करना शुरू कर दिया जिन्होंने कुछ किया ही नहीं था। इसके बाद जेल के अन्य कैदियों ने उन पर हमला कर दिया। अभियोजकों ने बताया कि 5 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान कोरोना महामारी के इस दौर में भी वैश्विक मंचों पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने से बाज नहीं आ रहा। हालांकि उसे इस बार भी मुंह की खानी पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की वर्चुअल बैठक में पाकिस्तान ने भारत में इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप लगाया। इस पर मालदीव ने न केवल कड़ी आपत्ति जताई, बल्कि कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों की तरफ से कही बातें 130 करोड़ भारतीयों की राय नहीं मानी जा सकती। लंबे समय से पाकिस्तानी यूजर्स दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। इसी क्रम में ओआईसी में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने भारत पर कई आरोप लगाए। इस पर यूएन में मालदीव की अस्थायी प्रतिनिधि थिलमीजा हुसैन ने कहा कि कुछ लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर फैलाई बातें भारत के 130 करोड़ लोगों की राय नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वहां कई धर्मों के लोगों के अलावा 20 करोड़ मुस्लिम भी रहते हैं। ऐसे में इस्लामोफोबिया की बात करना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा। कोरोना वायरस महामारी का कहर पूरी दुनिया में जारी है। इस वायरस का सबसे प्रकोप इस समय लैटिन अमेरिका में देखने को मिल रहा है। दुनिया कई हिस्सों में शुक्रवार को रिकॉर्ड मौतें दर्ज की गई, जबकि यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश देशों में महामारी की गति धीमी है। लैटिन अमेरिका के 2 सबसे बड़े देशों मैक्सिको और ब्राजील ने इस सप्ताह लगभग प्रतिदिन कोरोना वायरस संक्रमण और मौतों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक ब्राजील ने शुक्रवार तक 3,30,000 से अधिक पॉजिटिव मामलों की सूचना दी। ब्राजील संक्रमित मरीजों के मामले में रूस को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ गया है। अब अमेरिका ही उससे आगे है। ब्राजील में 21,000 से अधिक लोगों की मौत दर्ज की गई है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि सही संख्या अधिक है। गोवा से पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने कहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक कराने में सफलता मिली है, जबकि पाकिस्तान के दबाव में केंद्र शासित प्रदेश के बड़े नेताओं ने सहयोग नहीं किया। लाल किले से बोल दिया था कि हम पंचायत के चुनाव कराएंगे। जब मैं वहाँ गया, इन पार्टियों के मैं प्रोटोकॉल तोड़ के उमर के घर और महबूबा के घर गया और मैंने कहा कि हमारे लिए नहीं है चुनाव, बल्कि इन्होंने अपने उमर के जो फादर हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कहा कि ये हमारे लिए हैं, लेकिन वो लोग उसमें पाकिस्तान के दबाव में उन्होंने उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। इसी तरह से टेररिस्ट ने कहा कि जो हिस्सा लेगा उसको हम मार देंगे।
हुर्रियत ने बायकाट किया, सब ने बायकाट किया, लेकिन हमने चुनाव कराए, रिकॉर्ड वोटिंग हुई एक आध जगह को छोड़ के, और एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, चिड़िया की कैजुअलिटी नहीं हुई पूरे चुनाव में। वहाँ एक एक चुनाव में फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बाई इलेक्शन था श्रीनगर में, 9 लोग मरे थे एक दिन में, और बड़े चुनाव में तो बहुत लोग मरते थे, कोई एक कैजुअलिटी नहीं हुई। उससे बड़ी बात 370 हटने के बाद 2 महीने में वहां एक भी गोली हमारी सरकार को किसी पे फायर नहीं करना पड़ी। पथराव पूरी तरह से रुक गया था, नई भर्ती टेररिस्टों की पूरी तरह रुक गई थी। श्रीनगर शहर के तो आसपास टेररिस्ट आता हुआ डरता था। तो और उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि हमको पब्लिक में सपोर्ट मिल गई थी सिस्टम को। लोगों को लगा था कि प्रधानमंत्री तुम्हारे हक के आदमी हैं, तुम्हारे हक में काम कर रहे हैं, तुम्हारा फायदा होगा, तुम झगड़ा। देश में अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों की शुरुआत अगस्त-सितंबर से पहले हो सकती है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव हुए। इस दौरान उन्होंने सवालों के जवाब में बताया कि अगस्त-सितंबर से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट सेवाएं शुरू हो सकती हैं। वहीं पुरी ने आरोग्य सेतु ऐप की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह इस ऐप को हर किसी को डाउनलोड करने की सलाह देंगे। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है और आपने अपने आप को टेस्ट करवाया है और आपके पास सिम्टम्स नहीं है और आप टेस्ट में आप नेगेटिव पाए गए हैं, तो मैं समझता हूँ क्वारंटीन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। वाई क्वारंटीन? मैं ना हमारे जो हमने SOPs इशू किए थे, प्रोटोकॉल, उसमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा हुआ है। आई कैन रीड इट आउट टू यू अगेन। द मिनिस्ट्री हैज इशूड डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑन डोमेस्टिक एयर ऑपरेशंस as per the SOPs on arrival at their destination. The traveling passengers will have to adhere to such health protocols as are prescribed by the destination state UT. पर मैंने ये भी कहा है कि हम ये भी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अगर किसी के पास आरोग्य सेतु ऐप है and you are, it's like a passport, you are green, why should anybody want any quarantine? Arogya Setu app is something I would recommend to everyone. By everyone I mean anyone who is living through this time. Please get Arogya Setu. If there was something equivalent or comparable, I would have said, or something comparable. But there is nothing comparable. I have agonized on this, and I'm telling you, it's an excellent contact tracing device. Everybody should get it. रेल और गृह मंत्रालय की आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इस मौके पर गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलील श्रीवास्तव ने कहा कि अब तक 2600 से ज़्यादा विशेष ट्रेनें चली हैं और 35 लाख से ज़्यादा प्रवासियों ने इन ट्रेनों का लाभ उठाया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या अब हर रोज 200 से ज़्यादा हो गई है। श्रमिकों की पूरी मदद करने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है। वहीं भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा है कि हर स्टेशन पर सामाजिक दूरी का पालन किया गया है और प्रवासी श्रमिकों को लेकर करीब 80% ट्रेनें यूपी और बिहार गई हैं। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और आज सबके सहयोग से 2600 से ज़्यादा श्रमिक ट्रेनें चल चुकी हैं। 35 लाख से ज़्यादा प्रवासी श्रमिक इन ट्रेनों का उपयोग कर चुके हैं। रेलवेज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 1 जून से 200 रेगुलर ट्रेन्स भी चलाने का बंदोबस्त किया है और अभी तक 14 लाख से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। इंटरस्टेट बस मूवमेंट द्वारा भी 40 लाख माइग्रेंट वर्कर्स से ज़्यादा यात्रा कर चुके हैं और आज MHA, रेलवे, स्टेट्स और यूटीज मिल करके इस पूरे प्रोसेस को और भी सुगम बनाने के लिए और भी फैसिलिटेट करने के लिए जुटा हुआ है। लिस्ट दिया है तो ओरिजिनेटिंग डेस्टिनेशन का एक मैट्रिक्स बना के अगले 10 दिनों में जो हमने ट्रेनें शेड्यूल करी हैं वो करीब 2600 ट्रेनें शेड्यूल करी हैं और उसमें जो हमने ये अनुमान लगाया है कि अगले 10 दिनों में 36 लाख पैसेंजर्स को हम ट्रेवल करा पाएंगे। और इसके अतिरिक्त हमने सारे राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि अगर उनकी राज्य की सीमा में कहीं से भी अगर उनको ट्रेन अरेंज करनी है वो हम तुरंत अरेंज कराएंगे। हम अपने सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हमने ट्रेन प्लेस करके रखी हुई है, एक तरह से रिक तैयार करके रखी है और जैसे ही हमको कोई रिक्वायरमेंट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से हम विद इन स्टेट भी ट्रेन चलाने को तैयारी करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से जो नेक्स्ट 10 दिन का जो मेरा एक प्रोजेक्टेड आंकड़ा है उसमें
36 लाख ये जो सूचीबद्ध तरीके से इंटर स्टेट ट्रेवल और करीब 10 से 12 लाख जो विद इन स्टेट हम ट्रेवल का आंकड़ा रख के चल रहे हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रेलवे ने व्यवस्था की हुई है, इसके तहत जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वो जहाँ भी हैं उनको वहाँ से गंतव्य स्थान पहुँचाने के लिए रेलवे ने पूरी व्यवस्था की है। और ये व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच। कोरोना लॉकडाउन के बाद से ही प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है, जिसके चलते मजदूरों को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए रेल और बसें चला रही हैं और मजदूरों के लिए सफर के दौरान खाने पीने की व्यवस्था का इंतजाम भी किए जा रहे हैं। लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। दरअसल हम आपको 3 जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। पहली तस्वीर यूपी के चंदौली के PDDU जंक्शन की है, दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के गोंदिया की है और तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के खंडवा की है। सभी तस्वीरों में लोग पानी की बोतलों को लेकर भागते नजर आ रहे हैं। दरअसल रेलवे की ओर से कोई इंतजाम नहीं होने के चलते जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन रुकी, लोग भूख प्यास के चलते पानी की बोतलों पर टूट पड़े। जल ही जीवन है कहना गलत नहीं होगा। पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते इन मजदूरों का कहना है कि ट्रेन में सिर्फ 1 से 2 बार खाना दिया गया। हम कोरोना से तो नहीं, लेकिन हम भूख प्यास से मर जाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है। इसमें देखा जा सकता है कि राहुल मजदूरों से पूछते हैं कि उनके पास पैसा है या नहीं, उन्हें कैसे पता चला कि देश में लॉकडाउन जारी है। राहुल ने जिन मजदूरों से बात की है वे यूपी में झांसी के निवासी हैं और हरियाणा की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्हें एक पैसे की भी मदद नहीं मिली है। प्रवासियों ने राहुल को बताया कि उनका घर से बाहर निकलना गुनाह हो गया था। पुलिस के अलावा स्थानीय लोग भी उन्हें बाहर निकलने पर मारते थे। डॉक्यूमेंट्री में प्रवासी श्रमिक हरियाणा को लेकर बातें कर रहे हैं कि उन्हें मारा गया और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अभी यह साफ नहीं है कि वे मजदूर थे और इनके ओर बिठाए गए कलाकार। विज ने कहा कि ऐसा लगता है कि सब कुछ शूटिंग के लिए ड्रामा रचा गया था। वहीं विज ने कहा कि जहां इनकी सरकार है वहां भी इन्होंने मजदूरों की चिंता नहीं की। ये कहेंगे कि इसी बहाने कुंभकर्णी नींद से राहुल गांधी जागे तो सही। 2 महीने हो गए, 2 महीने में तो इन्होंने कोई चिंता नहीं की। चलो दूसरे प्रदेशों को छोड़ दो, जिन प्रदेशों में इनका राज है वहां इन्होंने मजदूरों से कोई चिंता नहीं की। तड़पते फिर रहे मजदूर, आज तक चिंता नहीं की। और फिर हमको तो लगा था कि ये मजदूरों का दुख दर्द जानने के लिए गए हैं, लेकिन आज जब इन्होंने वीडियो रिलीज की है तो हमें ये पता चला है कि ये तो अपने प्रचार के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गए थे और वो डॉक्यूमेंट्री बनाकर आज कांग्रेस का प्रचार किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत भारत के ज्यादातर इलाकों में मई के महीने में आखिर में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत देश के तमाम हिस्सों को अभी उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले कुछ दिनों तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के उत्तर पश्चिम मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि दिल्ली में गर्म हवा चलने से पालम और लोधी रोड इलाके में काफ़ी गर्मी देखने को मिली। यहां उच्चतम तापमान क्रमशः 45.4 और 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले शुक्रवार को आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय
महापात्रा ने बताया कि चक्रवात अम्फान के बाद उत्तर और मध्य भारत में तापमान में वृद्धि हुई है। दिल्ली में शुक्रवार को पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया और इस साल का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। गर्म हवा चलने से दिल्ली के पालम और लोधी रोड इलाके में काफी गर्मी रही। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले हफ्ते भी अधिकतम पारा 43 से 45 डिग्री के बीच रह सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेल मंत्रालय से मांग की है कि 26 मई तक रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेनें न भेजें। चक्रवाती तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल में भीषण तबाही मचाई है। प्रभावित जिलों में राहत और मरम्मत का कार्य चल रहा है। ऐसे में ट्रेनों के संचालन की इजाजत अगले कुछ दिनों तक नहीं दी जा सकती है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने भी रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा था कि जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक स्पेशल ट्रेनों को रिसीव कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में अनुरोध किया जाता है कि 26 मई तक कोई भी ट्रेन राज्य में न भेजी जाए। तूफान अम्फान की वजह से राज्य में भीषण तबाही मची है। 80 से ज़्यादा लोगों की मौत अम्फान तूफान के चलते हुई है। वहीं 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले इस तूफान ने त्रासदी मचा दी है। सीएम ममता बनर्जी के मुताबिक राज्य में 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। गुजरात में जहां कोरोना की वजह से अब तक 800 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं संक्रमण के फैलाव के बीच राजनीति भी गरमाने लगी है। इस संकट के वक्त भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीति जारी है। दरअसल गुजरात में विपक्षी पार्टी कांग्रेस का आरोप है कि विजय रूपाणी सरकार कोरोना महामारी के बीच गुजरात की जनता के पैसे से मुनाफाखोरी कर रही है। बता दें कि गुजरात की रूपाणी सरकार ने कहा था कि गुजरात के अमूल दूध के 2000 पार्लर पर N95 मास्क 65 रुपए में, जबकि 3 लेयर मास्क 5 रुपए में मुहैया कराए जाएंगे। इस पर अब कांग्रेस ने रूपाणी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का कहना है कि गुजरात मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के राज्य के अलग अलग डिपार्टमेंट में N95 मास्क की खरीदारी कीमत 49.61 रुपए है। वहीं इस सरकारी कंपनी ने दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट को भी N95 मास्क इसी दाम पर खरीदने का आदेश दिया है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत वाला का कहना है कि आमतौर पर N95 मास्क मार्केट में 100, 150, 200 रुपए में मिल रहा है। लोगों की सुरक्षा रूपाणी सरकार की प्राथमिकता है। हर किसी को N95 मास्क की सुरक्षा मिल पाए, इसलिए इसे अमूल पार्लर पर मुहैया करवाया जा रहा है। मास्क में जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन खर्च लगा है। इसके बाद इसकी कीमत 65 रुपए हुई। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का सहारा लिया, लेकिन इस दौरान प्रवासी मजदूरों को होने वाली मुश्किलों को लेकर सरकार निशाने पर रही। शनिवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से बातचीत का एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। इसमें उन्होंने 16 मई 2020 को सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास मजदूरों से बातचीत के कुछ अंश डाले हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस वीडियो को नाटक करार दिया है। इसके साथ ही प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के लिए भी पहले की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल पर कई ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने श्रमिकों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए लिखा कि आज पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन के कारण करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा दिख रही है, उसकी असली कसूरवार कांग्रेस है। क्योंकि आज़ादी के बाद इतने लंबे शासनकाल के दौरान अगर रोजी रोटी की सही व्यवस्था गांव शहरों में की गई होती तो इन्हें दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ता। राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक थानाधिकारी ने अपने क्वार्टर में फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि विश्नोई पिछले कुछ समय से तनाव में चल रहे थे। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक
एसपी तेजस्विनी समेत अन्य आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। हालांकि अधिकारियों ने अभी कुछ भी कहने से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस निरीक्षक की मृत्यु पर संवेदना जताते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त बिश्नोई की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि उनकी राजस्थान पुलिस में सेवाएं उल्लेखनीय रही हैं। बिश्नोई की सेवा और कर्तव्य निष्ठा को सदैव याद रखा जाएगा। पंजाब पुलिस के एएसआई कुलवीर सिंह ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक गाना गाया, जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं। अपने लिखे गाने के जरिए लोगों को संदेश एएसआई कुलवीर ने जागरूक किया है। यह हुनरमंद पुलिस का जवान अमृतसर में तैनात है, जो अपनी ड्यूटी भी लगातार कर रहा है और कोरोना संकट से लोगों को जागरूक करने के लिए गाना लिखा, खुद ही गाया। एएसआई के इस काम से पुलिस विभाग प्रभावित हुआ और जवान को सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस ने दुनिया नू हिला दिता, यह गल तां हर कोई जानदा ए। कोरोना वायरस ने दुनिया नू हिला दिता, हर कोई कहंदा सी मिंट नी वेल मैथों, ते कईयां महीनियां च घरां च बिठा दिता। हो बच जो लोको बच जो इस चंदरी बीमारी तो, सारी दुनिया दे विच फैली महामारी तो। बच जो लोको बच जो इस चंदरी बीमारी तो, सारी दुनिया दे विच फैली महामारी तो। हुण जे ना आपां समझे तां फिर औखा होना है। एक वारी जी विछड़ गया मुड़ हथ नहीं आना है। एक वारी जी विछड़ गया जी हाथ नहीं आना है, जी हाथ नहीं आना है, जी हाथ नहीं आना है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਏਐਸਏ ਜਿਹੜੇ ਕਤਵਾਲੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਆ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ गाया हैगा और बहुत ही अच्छा है फिल्माया और इहदा बड़ा वाह हो रही है सारे पास। हरियाणा के पंचकुला में 21 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं लोग वंदे मातरम मिशन के तहत अमेरिका से लाए गए एनआरआई हैं, कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ दिन पहले स्पेशल फ्लाइट से यूएसए से 73 लोगों को पंचकुला लाया गया था। 73 में से 21 लोग कोरोना से ग्रस्त पाए गए। हरियाणा के विभिन्न जिलों के एनआरआई पंचकुला के विभिन्न स्थानों में रखा गया था। सभी 21 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उनके जिलों में भेजा जाएगा। मरीजों में से 17 मुलाना, 2 रोहतक और 2 को अग्रोहा भेजा जाएगा। सभी लोगों का जिला अस्पताल में इलाज होगा। इस बात की पुष्टि सीएमओ पंचकुला जसजीत कौर ने की। जो 73
लोग हमारे पास यूएस से आए थे, क्वारंटाइन में थे पंचकुला में, तो उनमें से 21 की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है कोरोना वायरस के लिए। वो जो 21 के 21 हैं उनमें से पंचकुला का कोई भी हमारा रेजिडेंट नहीं है। जो ज़्यादातर लोग हैं वो अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और यमुनानगर से हैं, तो कैथल से भी है मरीज। तो उस हिसाब से उनको उस डिस्ट्रिक्ट में एम्बुलेंस में जो मेडिकल कॉलेजेस अटैच्ड हैं कोविड के लिए इन जिलों के साथ, वहाँ भेज दिया जाएगा। तो ज़्यादातर मरीज़ जो है वो क्योंकि जो मुलाना के साथ अटैच्ड जिले हैं वहाँ जाएंगे, तो 17 मरीज़ वहाँ जाएंगे। 2 अग्रोहा मेडिकल कॉलेज और 2 रोहतक मेडिकल कॉलेज में भेजे जाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से इस साल ईद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ी जाएगी। इसका ऐलान करते हुए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी ने कहा कि कोरोना जैसी बीमारी को लेकर फिजिकल डिस्टेंस बेहद जरूरी है। ऐसे में ईद की नमाज पढ़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए इस बार ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी। गौरतलब है कि ईद की नमाज घरों में नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए इस बार मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। कोरोना 19 के चलते जो लॉकडाउन केंद्र शासन ने पूरे देश में लॉकडाउन किया, उसका पालन किया जाना है और 100% पालन किया जाए। इसके लिए कल हमने मुतवल्लियों की और मस्जिद के इमामों की बैठक बुलाई थी। बैठक में उन्होंने भी यह तय किया कि मस्जिदों में जैसा भी चल रही है नमाजें 3 से 5 लोगों वैसे ही आगे भी चलते रहेंगी। लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा और ईद के दिन भी जो ईद में ईदगाह में जो नमाजें हुआ करती थी वो इस बार ईद में नमाजें नहीं होगी, क्योंकि ईद में नमाज होने से वहाँ भीड़ बहुत लगेगी। भीड़ से बचना ये ज़रूरी है, इसलिए लोग ईद में ईदगाह में ना जाके अपने घर पे चाश्त की नमाज होती है जो अलग से पढ़ी जाती है, वो नमाजें अपने घरों में रह के पढ़ेंगे। आखिरी जुमा जो है वो भी अपने घरों में रह के पढ़ेंगे। कुल मिला के अगर हम कहें तो लॉकडाउन का पालन करने के चलते हमें एहतियात बरतना ज़रूरी है और भीड़ से बचना ज़रूरी है, इसलिए सारी नमाजें घर पे हो। ईद भी हम अपने घर पे रह के मनाएं। आने वाले साल में हमें मौका मिलेगा तब हम खूब घूम के और अच्छे से ईद मनाएंगे और ईदगाह में बड़ी तादाद में जाके। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।